Hello everyone and welcome to my YouTube channel CS with Harshal #crack the code। आज का ये सेशन इतना स्पेशल है क्योंकि शायद ही YouTube पे आपने कभी भी ऐसा सेशन को एग्जिस्ट होते हुए देखा होगा। आज मैं जो चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा, जो बातें आपके साथ शेयर करूंगा, शायद ही YouTube पे किसी ने पहले इसे शेयर किया होगा। Firstly, I would like to clear that this session is for both एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल। दिस इज अ कॉमन सेशन, चाहे आप एग्जीक्यूटिव के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या चाहे आप प्रोफेशनल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, दोनों के लिए ये सेशन कॉमन है एंड इट इज गोना बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ द क्या कहते हैं, चाहे आप एग्जीक्यूटिव में हो चाहे आप प्रोफेशनल में हो। क्योंकि चाहे आप कितनी भी पढ़ाई कर लो, चाहे आप कुछ भी कर लो, अगर आप एग्जाम में उसे अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाए तो इट इज गोना बी डिफिकल्ट फॉर यू टू क्लियर इन द एग्जाम। सो this session is equally important for both executive and professional। एंड इस सेशन को स्पाइस अप करने के लिए, इस सेशन में को इंटरेस्टिंग करने के लिए या फिर एक्चुअली आपको प्रैक्टिकल इंसाइट देने के लिए आई हैव शोन माय ओन आरटीआई कॉपीज से चेरी पिक किया हुआ डेटा है एंड आप लोगों को मैं प्रेजेंट कर रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ में आए कि क्या चीजें हैं जो डिफरेंस क्रिएट करती है। So this is going to be a beautiful session and I hope that you guys enjoy it। I would recommend you to do like, share and subscribe in the start of the video too। So let's start with this session, how to write answers in exam। Now प्रोफेशनल के बच्चों को शायद इसमें थोड़ी कम तकलीफ आती हो, बट एग्जीक्यूटिव के बच्चों के लिए दिस इज अ क्वेश्चन मार्क। पहली बार वो एग्जाम देने जा रहे होंगे या फिर इनफैक्ट अगर आपको प्रोफेशनल के लिए या एग्जीक्यूटिव के लिए अटेम्प्ट्स लग गए हो और आपको लगता है कि आपने अपनी पढ़ाई 100% की थी, यू हैड गिवन एवरीथिंग, फिर भी अटेम्प्ट लग रहा है, तो कहीं ना कहीं पे देयर इज अ पॉसिबिलिटी यू माइट बी लैकिंग इन प्रेजेंटिंग योर आंसर्स करेक्टली एंड ग्रैबिंग दोज मार्क्स व्हिच यू डिजर्व। उसके लिए ये सेशन आपको हाईलाइट करके देगा कि क्या क्या चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है। नाउ लुकिंग एट द टाइम, आई डोंट फील आप लोगों के पास भी बहुत ज्यादा टाइम होगा, तो इस सेशन को मैं थोड़ा फास्ट रखने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। आपको अगर जरूरत पड़ती है तो आप थोड़ा स्लो कर सकते हो, रुक के देख सकते हो, बट मेरी तरफ से ये सेशन थोड़ा फास्ट होगा, राइट। सो फर्स्टली द क्वेश्चन होता है क्या हैंडराइटिंग मैटर करती है। तो आप मेरी खुद की हैंडराइटिंग देख के समझ सकते हो कि हैंडराइटिंग तो मैटर नहीं करती है, राइट। बट अगर आपकी हैंडराइटिंग बहुत खराब है, आपको खुद को लगता है कि भाई 2 दिन बाद अगर मुझे ये फिर से पढ़ने दे दिया जाए तो मैं भी ना पढ़ पाऊं, जैसा मेरे साथ कभी कभी हो जाता था ड्यूरिंग पेपर राइटिंग फास्ट, जब बहुत तेज लिखता था, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, अगर आपकी हैंडराइटिंग इतनी खराब है तो थोड़ा हैंडराइटिंग को बड़ा लिखना है ताकि चेकर को थोड़ा वो एलिजिबल हो जाए एंड वो पढ़ पाए कि क्या लिख रहे हो आप। एलिजिबल होने की वजह से वो आपके कंटेंट को पढ़ पाएगा। देन प्रेजेंटेशन मैटर करता है क्या? डेफिनेटली करता है, राइट। आपको क्लीन लिखना है। क्लीन लिखना है मतलब क्या होता है, स्पेसिंग बहुत रखनी है हर चीज में, बहुत सब कुछ क्लीन लगना चाहिए। पेपर ऐसा मेस्ड अप टाइडी नहीं लगना चाहिए। अगर आप वैसा पेपर देते हो तो आपको चेकर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, क्या कोई, अगर आप चेकर होते तो क्या आप ऐसे बच्चे को मार्क्स देने के लिए एनकरेज होते? बिल्कुल भी नहीं। तो थोड़ा क्लीन रखना है पेपर, एम्पल ऑफ स्पेस यूज करनी है, अच्छे से लिखना है, राइट। एंड देन अंडरलाइन क्या करना है, डेफिनेटली इंपॉर्टेंट वर्ड्स, कीवर्ड्स को हाईलाइट करना या अंडरलाइन करना, हाईलाइट नहीं अंडरलाइन करना इंपॉर्टेंट है। बट आपको एक बात समझनी है कि ये चीज सेकेंडरी है ना। बहुत से अगर आप देखते हो तो फैकल्टीज एंड मे बी आपके टीचर्स या फिर आपके दोस्त आपको रिकमेंड करते होंगे कि आप बाद में जाके अंडरलाइन नहीं कर पाओगे, तो जैसे आंसर लिख रहे हो वैसे ही अंडरलाइन करते हुए चलो। बट आई विल स्ट्रिक्टली रिकमेंड यू अगेंस्ट इट। आई विल टेल यू अंडरलाइनिंग करना या फिर जो पेपर को रूलिंग करना होता है वो सारी चीजें आप एंड के लिए रखो। अगर आपको टाइम मिलता है तो ही आप ये चीजें करो, क्योंकि ये चीजें आपके मार्क्स को एनहांस जरूर कर सकती है, बट अगर आप अपना पेपर अच्छा और पूरा कंप्लीट नहीं कर पाते हो तो इन चीजों का कोई डिफरेंस नहीं होने वाला है। ये चीजें शायद आपका 1 या 2 मार्क एनहांस कर दे, बट ये चीजें करने के चक्कर में अगर आपका 5 या 10 मार्क्स का पेपर छूट गया तो भाई कहीं ना कहीं पे गलत है। सो अंडरलाइन करना या पेपर को रूल करना, ये सारी चीजें आप एंड में रख सकते हो ना। हुआ क्या है, पहले कैसे होता था, आपको आंसर शीट 15 मिनट्स पहले मिल जाती थी पेपर के, एंड पेपर को रूल करने के लिए टाइम मिल जाता था एंड क्वेश्चन पेपर बेल बजते ही आ जाता था। बट अब हुआ क्या है, क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए 15 मिनट मिलते हैं, आंसर शीट आपको डायरेक्टली एट बेल आपके हाथ में आती है, तो उसकी वजह से आपको रूलिंग करने के लिए भी टाइम नहीं मिलता है। बट दैट इज ऑल्सो ओके। क्वेश्चन पेपर 15 मिनट्स पहले मिलना इज अ ह्यूज थिंग रादर देन वो रूलिंग करना। अगर टाइम बच जाता है तो पेपर को रूल कर लेना, नहीं तो नहीं करोगे तो भी चलेगा। मेरे ऑलमोस्ट सीएस प्रोफेशनल के आप पकड़ के चलो 3 to 4 पेपर्स अनरूल्ड गए क्योंकि टाइम ही नहीं मिला, अंडरलाइन करने के लिए भी टाइम नहीं मिला एंड रूलिंग करने के लिए भी टाइम नहीं मिला। दैट इज ओके, दिस इज समथिंग एक्स्ट्रा। क्लीन लिखना इज नॉट एन ऑप्शन,
न्यू क्वेश्चन न्यू पेज, आई डोंट थिंक मुझे इस पर डिस्कशन करने की जरूरत है, आपको ऑलरेडी पता होगा, जस्ट मैंने लिखा था वहां पे। देन मार्क्स वर्सेस कंटेंट, ये एग्जीक्यूटिव के बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन होता है यहाँ पे कि क्या अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो हमें बहुत ज्यादा लिखना है क्या, मतलब 5 मार्क्स का है तो 5 पॉइंट्स लिखने हैं क्या, 1 पेज लिखना है क्या, 1.5 पेज लिखना है क्या, या फिर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है एंड मुझे आंसर जितना याद है सिर्फ 1 2 या 5 लाइन्स में ही समराइज होता है, उससे ज्यादा आंसर ही नहीं है, तो क्या हम ज्यादा लिखे कम लिखे, क्या करना होता है ऐसे सिचुएशन में। नाउ इन CS, इन प्रोफेशनल एग्जाम्स, कंटेंट वर्सेस मार्क्स इज नॉट अ करेक्ट लॉजिक, राइट। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि 5 मार्क या 3 मार्क के क्वेश्चन के लिए 2 पेज का आंसर भी लिखना पड़ सकता है, या फिर एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन हो एंड सिर्फ उसका आंसर एक 10 लाइंस हो एंड आपका काम खत्म हो जाए। सो दिस इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। तो ऐसे सिचुएशन में कंटेंट एंड मार्क्स को कंपेयर नहीं करना है, स्पेशली जो CS प्रोफेशनल के बच्चे, आई विल एडवाइज यू, आप अपने ओपन बुक पेपर्स में ये गलती मत करना कि कंटेंट मतलब मार्क्स ज्यादा है तो आप ओपन बुक से ज्यादा कंटेंट लिखने की कोशिश कर रहे हो। जितना आंसर है उतना ही आंसर लिखना है एंड यू हैव टू मूव ऑन विद दैट क्वेश्चन। नाउ डज ग्रामर मैटर? डेफिनेटली मैटर्स। नाउ यहाँ पे होता क्या है मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो इंग्लिश मीडियम से नहीं आते हैं, या फिर जो इंग्लिश मीडियम से आते भी है उनका ग्रामर थोड़ा वीक होता है। नाउ मैं भी इंग्लिश मीडियम से आता हूँ बट मेरा ग्रामर इतना भी अच्छा नहीं, बट इट इज गुड। सो होता क्या है यहाँ पे, दिक्कत क्या आती है, लाइक ग्रामर इज नॉट अ क्राइटेरिया टू फेल यू, राइट। बट अगर ग्रामर आपका अच्छा होगा तो चेकर आपको चेकर एनकरेज होगा आपको मार्क्स देने के लिए। अगर बेसिक ग्रामर मिस्टेक्स होंगे ना तो चेकर आपका ग्रामर चेक करके इंग्लिश के जैसे मार्क्स तो नहीं काटेगा, बट चेकर का जो मूड है वो कम एनकरेज होगा, ही वुड नॉट बी मोर विलिंगनेस, उसके विलिंगनेस कम हो जाएगा आपको मार्क्स देने के लिए। तो अगर आपका ग्रामर आपको लगता है थोड़ा कमजोर है तो यू शुड ट्राई टू इम्प्रूव इट, बिकॉज आप जैसे ही प्रोफेशनल जर्नी में भी एंटर करोगे, जैसे ही प्रैक्टिकल वर्ल्ड में भी एंटर करोगे, आपको बहुत सारे ड्राफ्टिंग करनी पड़ती है डॉक्यूमेंट्स की, एंड वहां पे तो खराब ग्रामर इज नॉट एन ऑप्शन, यहाँ पे तो ऑप्शन है आई विल स्टिल से, बट आगे जाके तो है ही नहीं, तो इम्प्रूव करने पे वर्क कर लो। नाउ गिविंग एग्जांपल्स, यहां से मैं अपने आंसर शीट्स के साथ आपके साथ सारी चीजें डिस्कस करूंगा ताकि आपको समझ में आए कि व्हाट डज गिविंग एग्जांपल मीन, क्या होता है, कैसे लिखना होता है, क्या प्रेजेंटेशन होते हैं, क्या चीजें होती है। नाउ आई हैव ऑलवेज एडवाइस कि आपको आपके पेपर्स में एग्जाम्पल्स लिखने हैं, जहां जहां पे आप लिख सकते हो आपको लिखना है, क्योंकि एग्जाम्पल इज अ डिफरेंस जो क्रिएट करता है एक रट्टा मार के आए हुए बच्चे में एंड एक समझ के आए हुए बच्चे में, जो बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। अगर आप एग्जाम्पल लिख रहे हो तो भाई चेकर को पता है ये बच्चा समझता है एंड उसके बाद लिख रहा है, रट्टा मार के नहीं आया, तो वो मार्क्स देने के लिए एंकरेज होगा। तो जहां जहां पॉसिबल है एग्जाम्पल्स देने। नाउ आई विल स्टार्ट, देखो दिस इज ESG जून 2024 पेपर, क्वेश्चन नंबर लिखा है मैंने ऊपर उसके, यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी नहीं है बट स्पेसिंग अच्छी है, क्लीन लिखा है, पढ़ सकते हो क्या है। नाउ आप देख सकते हो क्लियरली मैंने 3 एग्जांपल्स लिखे, दिस वाज अ क्वेश्चन ऑफ 7 और 8 मार्क्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई हैव गॉट 5 मार्क्स, एंड आप देख सकते हो चेकर ने स्पेसिफिकली एग्जांपल के पोर्शन को टिक किया क्योंकि उसको पता है। अब यहाँ पे मैंने 3 एग्जांपल्स लिखे हैं, नाउ चेकर नोस कि आई नो कि मुझे रट्टा मारना नहीं है, मुझे समझ के भी लेना है, एंड आई एम एक्चुअली गिविंग एन एग्जांपल। नाउ ESG में जब मैंने एग्जांपल शीट की बात की थी तो आप देख सकते हो मेरे एग्जांपल शीट से मैंने डायरेक्टली 3 एग्जांपल इस क्वेश्चन में रेप्लिकेट कर दी। सो ये मेरे मार्क्स को एनहांस करते हैं। अगर ये एग्जांपल यहाँ पे मिसिंग होता ना तो शायद मुझे 4 मार्क्स मिलते हैं, 3 मार्क्स मिलते सेम क्वेश्चन के लिए, बट सिंस आई हैव गिवन एग्जांपल चेकर हैज गिवन मी एन एक्स्ट्रा मार्क हियर। नाउ बुलेट पॉइंट या पॉइंट वाइज प्रेजेंटेशन, जनरल क्वेश्चन, ये दिस इज अ क्वेश्चन टाइप। जनरल क्वेश्चन जब आता है तो क्या करना होता है, और जनरल क्वेश्चन है यू कांट फिट इट इन एनी एक्ट, या फिर ऐसी कोई चीज है जहां पे आपको एक जनरल आंसर लिखना है, तो जनरल आंसर के लिए प्रेजेंटेशन बहुत क्लीन रखना है ताकि चेकर आंसर को सॉर्ट कर सके, उसको जो कंटेंट गाइडलाइन आंसर से कंपेयर करना है वो अच्छे से कर सके एंड आपको मार्क्स दे सके। सो क्लीन लिखना है क्या मतलब, यहाँ पे जस्ट एक आंसर का एग्जाम्पल लिखा है कि जो भी आपका हेडिंग होगा वो यहाँ पे आ जाएगा एंड आपको पॉइंट्स लिखने हैं, एंड अगर उस सब पॉइंट में बहुत सारे सब पॉइंट्स हैं तो उसके लिए जगह छोड़ने की जरूरत नहीं है, बट पॉइंट्स के बीच में आपको गैप छोड़ना है। एंड इसका आप टेंशन मत लो, मुझे पता है यहाँ पे आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सो आई हैव गिवन एन एग्जांपल। नाउ दिस इज आउट ऑफ ड्राफ्टिंग पेपर ऑफ अगेन जून 2024। आप देख सकते हो कि मैंने लाइन छोड़े, यहाँ पे गैप रखा है, देख सकते हो आप कि एवरी जगह यहाँ पे गैप है पॉइंट के बीच में,
यहाँ पे सारे एक ही सब पॉइंट कैटेगरी के थे, तो यहाँ पे गैप नहीं रखा है, बट आप फिर भी देख सकते हो कितना क्लीन है, ट्रांसपेरेंट है। पेपर चेकर को पता है कि कैसे मार्क्स देने, कहाँ मार्क्स देने, एंड ही इज एनकरेज टू गिव मी मार्क्स। तो जनरल क्वेश्चन होगा तो आपको ऐसा प्रेजेंट करना है। देन आप आगे जाके देख सकते हो, दिस इज आउट ऑफ CRVI पेपर। देखो कितना क्लीन लिखा है, चेकर को गाइडलाइन आंसर से कंपेयर करने के लिए कितना आसान है। देख सकते हो आप कोर वैल्यू, कोर प्रिंसिपल्स ऑफ वैल्यूएशन, देख सकते हो कितना क्लीन है। चेकर के लिए चेक करना कितना आसान है, उसको सिर्फ हेडर्स देखने हैं, पॉइंट्स के अंदर भी शायद वो ना पड़े तो भी उसका काम आसान हो जाएगा। बहुत सारी डिस्टेंस रखी है, पॉइंट्स में गैप है, ही इज एनकरेज। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, उसने 4 मार्क्स दे दी क्योंकि इतना क्लीन लिखा है एंड पॉइंट इतने अच्छे से लिखे। तो जनरल क्वेश्चन है, तो जनरल क्वेश्चन आपके लिए अच्छी बात है। जनरल क्वेश्चन आ गया तो आप थोड़ा मन से भी लिख सकते हो, बट अगर उस चेकर को गाइडलाइन आंसर से ही कंपेयर करना होगा तो आपको ये थोड़ा प्रेजेंटेशन अच्छे रखना है ताकि वो गाइडलाइन आंसर से इजीली कंपेयर कर पाए। क्योंकि आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि चेकर जो है उसको आपकी मॉड्यूल पढ़ी है एंड उसको जनरल बातें भी पता है उस सब्जेक्ट के रिलेटेड, उसके पास एक गाइडलाइन सेट है, वो उससे चेक कर रहा है, उसकी कोई गलती नहीं है उसमें, उसको अगर एक गाइडलाइन मिली है तो वो उसी से चेक करेगा। वो थोड़ा लीनियंट हो सकता है, थोड़ा स्ट्रिक्ट हो सकता है। लीनियंट मतलब वही में कंसिडर कि गाइडलाइन आंसर से थोड़ा अलग लिखा है बट सही लिखा है। अगर कोई स्ट्रिक्ट होगा तो ही विल से नहीं, गाइडलाइन आंसर जैसे नहीं लिखा है मैं मार्क्स नहीं दूंगा। तो इन एनी केस अगर एक अच्छा प्रेजेंटेशन होता है तो चेकर के लिए कंपेयर करना इन चीजों को आसान हो जाता है ना। ऐसा एक क्वेश्चन टाइप आपको देखने को मिलेगा जहां पे क्वेश्चन होता है एक बड़ा वाला एंड उस पे 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड आपको बोला जाता है 1 मार्क ईच के लिए आपको आंसर करना है। तो कैसे आपको आंसर करना है, लाइक यहाँ से अगर आपका आंसर शुरू होता है तो जो भी एक्ट है, रेगुलेशन के अंडर है, वो कवर किया गया है वो आपको स्टार्ट करना है एंड फिर डायरेक्टली आपको प्रोविजन, फैक्ट्स, ये सारी चीजें इसके लिए फॉलो नहीं करनी है। डायरेक्टली जो भी नंबर, मतलब यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 को अगर आप आंसर कर रहे हो इसके, तो आपको उसी से स्टार्ट करना है एंड उसका आइदर आप देयरफॉर दे दो या फिर कंक्लूजन लिख लो उसका। आप जैसे ही प्रोविजन, यहाँ पे प्रोविजन आ जाएगा एंड उसका प्रोविजन आने के बाद यहाँ पे डायरेक्टली आप कंक्लूजन लिख के जो आंसर है उस क्वेश्चन को पूछा गया वो लिख दोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। नाउ पता है मुझे इससे समझ में नहीं आएगा, इसीलिए मैंने अपनी RTI कॉपीज आपके लिए लाई है। नाउ दिस इज SLCM जून 2023 पेपर, जिसमें आप देख सकते हो क्वेश्चन 1B है, वैसा ही क्वेश्चन था, पॉइंट वाइज पूछा था। आप देख सकते हो जैसा का जैसा पेपर में जहां पे वो क्वेश्चन था वो रेप्लिकेट किया गया है एंड आई हैव समड अप इट्स आंसर इन देयरफॉर। क्वेश्चन नंबर 2 होगा उसका आंसर। चेकर के लिए आसान कर दिया है चेकिंग करना, डायरेक्टली प्रोविजन लिखा है एंड कंक्लूजन समराइज किया है। चेकर को मार्क देना आसान हो गया है, आप देख सकते हो फुल मार्क्स मिले क्योंकि चेकर के लिए आसान कर दिया है ना यार मैंने। अगर मैं फैक्ट्स लिखता, प्रोविजन लिखता एंड हर एक का कंक्लूजन सेपरेटली लिखता, चेकर को देखना है कि जो क्वेश्चन है उसका फैक्ट्स एंड प्रोविजंस मैंने सही जगह पे लिखे है क्या लिखा है, पढ़ना है, तो फिर वो कंक्लूजन से कंपेयर करेगा। मार्क्स देना मुश्किल हो गया तो क्यों करना है, उसके लिए चीजें आसान करनी है। आप प्रोविजन और कंक्लूजन एक ही जगह रख दो इस पर्टिकुलर टाइप के लिए, उसके लिए चेकिंग आसान हो गया। ही इज एनकरेज टू गिव यू मार्क्स। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, case study based question is something which is debatable, right? So पहले तो case study based questions के लिए मैं आपके साथ 2 टिप्स शेयर करूंगा। फर्स्टली, आपको जो केस है वो पूरा पढ़ना नहीं है एट स्टार्ट, आपको डायरेक्टली जाना है नीचे एंड उस केस स्टडी पे बेस्ड क्या क्वेश्चन है वो पहले पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? क्योंकि आप पूरी केस स्टडी पढ़ोगे एंड उसके बाद क्वेश्चन पढ़ोगे एंड यू विल फील अरे केस तो अब याद नहीं आ रहा है, तो फिर से केस पढ़ दो। टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? पहले क्वेश्चन देखो क्या है, उस क्वेश्चन से रेलेवेंट फिर आप केस स्टडी में जाके पढ़ो जो चीज है एंड उसको सॉर्ट आउट करो। तो पहले क्वेश्चन पढ़ना है जो नीचे दिया गया होता है केस स्टडी के एंड फिर केस स्टडी पढ़ने जाना है। देन स्पेसिफिकली प्राइवेट, पब्लिक, लिस्टेड, अनलिस्टेड ऐसे वर्ड्स अगर केस स्टडी में यूज है तो उनको अंडरलाइन कर लो ताकि आपका फोकस उन पे हाईलाइट हो जाए। ये आपको याद रखना है क्योंकि इनसे आपके आंसर्स के डायमीटर्स बदल जाते हैं। Now, how to answer a case study based question? There are 2 patterns, right? ये analysis and calculation कहाँ पे होगा? जहाँ पे कुछ calculation related पूछा है, so this is if है, मतलब यहाँ पे अगर पूछा है तो ही है, कोई calculation पूछा है तो start कैसे होगा? आप वो act है जो regulation है उससे start करोगे। Then, now there are 2 principles और 2 practices followed around CS. आप देखते हो तो एक फैकल्टीज आपको बोल सकती है कि आप प्रोविजन लिखो, फिर आई एम अज्यूमिंग कि ये है नहीं, सो प्रोविजन लिखो, फैक्ट्स लिखो, देन कंक्लूजन लिखो। एक साइड है जो बोलती है पहले फैक्ट्स लिखो, प्रोविजन लिखो, फिर कंक्लूजन लिखो।
ना मैं आपको दोनों के बेनिफिट्स एंड साइड इफेक्ट्स दोनों बताता हूँ. फर्स्टली आई एम गोना डिस्कस दिस वन. देखो, दिस इज द मोस्ट लॉजिकल एंड द राइट अप्रोच. ऐसा ही लिखना चाहिए क्योंकि फैक्ट्स जब आप पढ़ते हो एंड जब आप वो लिखते हो तो आप फैक्ट्स दो बार पढ़ते हो. तो अगर क्वेश्चन में आपने कोई मिस इंटरप्रिटेशन किया हो तो फैक्ट्स लिखते टाइम वो आपका दूर हो सकता है एंड वो क्वेश्चन आप अच्छे से इंटरप्रेट कर सकते हो. तो दिस साउंड्स रियली गुड. एंड एक्चुअली अगर आप किसी को किसी चीज का आंसर दे रहे होंगे इन रियलिटी भी कोई केस स्टडी पूछिए तो पहले आप फैक्ट्स ही लिखोगे, फिर प्रोविजन लिखोगे एंड फिर उसके ऊपर आपका ओपिनियन दोगे. तो दिस इज एक्चुअली लॉजिकली एंड प्रैक्टिकली बोथ वेज करेक्ट. बट यहाँ पे आ जाता है ट्विस्ट. अगर आप ऐसे लिखते हो ना तो दिक्कत क्या है मैं आपको बताता हूं. आपका ऐसे लिखने की वजह से यू आर गोना फेस अ प्रॉब्लम दैट ये पार्ट जो है ना चेकर इग्नोर कर देगा क्योंकि फैक्ट्स लिखने के लिए मार्क्स है नहीं. बट ही विल स्ट्रेट अवे इग्नोर दिस पार्ट एंड स्टार्ट योर आंसर फ्रॉम हियर. तो होगा क्या, ये आपकी मेहनत जो है ना जीरो हो जाएगी इन पेपर. जीरो, कोई मतलब नहीं रहेगा. बट अगर आप पहले प्रोविजन लिखते हो, बीच में फैक्ट्स लिखते हो एंड कंक्लूजन लिखते हो तो क्या होता है मैं आपको बताता हूँ. चेकर ये देखेगा आपका आंसर और अच्छा लगेगा क्योंकि ही विल रीड द प्रोविजन, ही विल रीड द फैक्ट्स ऑल्सो. फैक्ट्स को इग्नोर नहीं करेगा, थोड़ा बहुत देखेगा एंड कंक्लूजन देखेगा. तो आपको मार्क्स देने के लिए इट इज एनकरेजेबल. ना अगर आप देखते हो तो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में दिस इज द अप्रोच दैट यू शुड फॉलो. बट इन एग्जाम्स दिस इज द अप्रोच विच यू शुड फॉलो. अनफॉर्चुनेटली चेकर्स फैक्ट इग्नोर कर देंगे अगर आप ये अप्रोच लेट्स से बी अप्रोच फॉलो करते हो. एंड यहाँ पे ए अप्रोच में इट इज अ चांस कि वो आपके फैक्ट्स पढ़े एंड आपको उसके लिए हाफ मार्क रिवॉर्ड कर दे. नाउ आई पर्सनली हैव यूज्ड स्ट्रेटजी ए बिकॉज पेपर्स में लिखने के लिए मुझे मार्क्स से मतलब है भाई. एट एंड मुझे मार्क्स दे दे, मुझे प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जाके मैं देख लूंगा क्या करना है. तो ये मैंने स्ट्रेटजी यूज की थी. नाउ सबसे बड़ा सवाल, ये फैक्ट्स लिखना जरूरी है क्या? मुझे क्या मुन्ना भाई है उसमें डायलॉग्स हैं, वैसे फैक्ट्स लिखना जरूरी है क्या भाई? सो द रियलिटी इज अगर आप मेरी बात मानो तो फैक्ट्स हाफ मार्क्स या मे बी जीरो, टू बी फेयर इनफ जीरो मार्क्स के लिए अकाउंट करते हैं. बट एक फैक्ट्स आपके आंसर को कंप्लीट करते हैं. तो फैक्ट्स लिखने चाहिए. बट दो केसेस है जिसमें आप फैक्ट्स अवॉइड कर सकते हो. फर्स्टली IBC ओपन बुक एंड CSR ओपन बुक या फिर कोई भी ओपन बुक सब्जेक्ट हो. आई विल रिकमेंड यू डोंट राइट फैक्ट्स. डायरेक्टली स्टार्ट विद एज स्टेटेड इन द अबव फैक्ट्स और एज पर फैक्ट्स एनालाइज एंड आप आंसर स्टार्ट कर दो. एंड सेकेंड केस, दूसरा कोई भी पेपर हो एंड यू आर रनिंग शॉर्ट, आपका टाइम खत्म हो रहा है, आपको कंटेंट ज्यादा लिखना है, पेपर आपका खत्म हो जाएगा, पेपर इनकम्प्लीट रह जाएगा, आप 90 मार्क्स या 100 मार्क्स से अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे आप लोग, आपको लग रहा है. तो इन दैट केस स्टार्ट स्किपिंग दोज फैक्ट्स एंड डायरेक्टली राइट प्रोविजन एंड कंक्लूजन. कोई फर्क नहीं पड़ेगा. बट दीज आर द एक्सेप्शनल केसेस जिसमें आपको फैक्ट्स लिखना अवॉइड करना है. नाउ आई हैव गिवन एन एग्जांपल. ये CRVI के पेपर में आया था. आप देख सकते हो प्रोविजन लिखा है, फैक्ट्स लिखे हैं एंड देन कंक्लूजन लिखा है. इनफैक्ट EBCL जून 2023 पेपर में भी आप देखते हो तो पहले प्रोविजन लिखा है, फैक्ट्स लिखे हैं एंड देन कंक्लूजन लिखा है क्योंकि चेकर मेरे फैक्ट्स पढ़ने के लिए एनकरेज्ड है. नाउ यू कैन सी ही हैज टिक्ड द फैक्ट्स. यहाँ पे अगर ऊपर फैक्ट्स होते तो ही वुड हैव स्ट्रेट अवे इग्नोर्ड देम एंड यहाँ पे उसने वो शायद पढ़े होंगे या फिर ही माइट हैव ट्राइड टू रीड एंड ही वुड हैव गॉट एनकरेज टू गिव मी मे बी हाफ अ मार्क फॉर दैट. सो ये करना है, अपने को मार्क्स से मतलब है. डिफरेंस बिटवीन ना यहाँ पे आई डोंट थिंक बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होगा. आगे एग्जीक्यूटिव वाले बच्चों को कंफ्यूजन होगा. ना एग्जीक्यूटिव वाले बच्चों आपके लिए स्पेशली बताता हूँ जो डिफरेंशिएशन बिटवीन आपके मॉड्यूल में क्लियरली एक टेबल फॉर्म में लाइक एक T फॉर्म में दिया है यहाँ पे और उसने एक पॉइंट्स लिखे होंगे एंड जो हेडर्स है हेडर 1 हेडर 2 ऐसे आपको डिफरेंशिएशन दी है. तो पेपर में अगर ऐसा आता है तो आपको ऐसा ही लिखना है. एंड कोई ऐसा रैंडम डिफरेंशिएशन आता है जो आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हो तो पैराग्राफ फॉर्म में लिखना है. पहले एक हेडर 1 को पूरा खत्म करना है एंड फिर हेडर 2 पे आना है. तो आपको ऐसा डिस्टिंग्विशमेंट करना है. राइट, आई डोंट थिंक इसमें प्रॉब्लम होगा. अगर आप एग्जीक्यूटिव से हो तो आपको शायद दिक्कत आई
होगी इसमें। एंड दिस इज SBEC दिसंबर 2022 पेपर, क्लियरली डिस्टिंग्विशमेंट में अवेलेबल था, ऐसा ही मॉड्यूल में प्रेजेंट था, तो मैंने वैसा का वैसा लिखा है, आप देख सकते हो 1 2 3 4 पॉइंट्स लिखे, हैंडराइटिंग घटिया है आई वुड सजेस्ट, एंड 4 पॉइंट्स लिखे, फिर भी 5 आउट ऑफ 3 मार्क्स दे दिए, क्योंकि मैंने ये अच्छे से सेग्रीगेट किया है, टेबल फॉर्मेट में लिखा है, जो पॉइंट्स मैंने कहा है वह लिखे हैं, एंड इसकी वजह से चेकर हैज गॉट एनकरेज टू गिव मी मार्क्स। नाउ गिव एन ओपिनियन, यहाँ पे एन होना चाहिए, फिर ठीक है। गिव ओपिनियन एज CS, राइट अ नोट एज अ CS, एज अ प्रोफेशनल। ऐसे क्वेश्चंस आजकल आप देखते हो तो बहुत उभर के आ रहे हैं, पहले ऐसे क्वेश्चंस कम देखने को मिलते थे, बट आजकल ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, एंड उसके लिए एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट है, उसमें आपको रिप्लाई करना चाहिए, इज व्हाट आई बिलीव। सो इसके लिए मैंने आपको लिखने की जगह आप डायरेक्टली समराइज की कैसे लिखते हैं, यहाँ पे देख सकते हो SMCF के पेपर्स में से प्रोफेशनल के, यहाँ पे मैं आपको ये वाला एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, राइट। सो देखो यहाँ पर नोट लिखने के लिए कहा गया था, या फिर रिप्लाई एज अ CS कहा गया था, तो किसको लिखना है, टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वो जो कंपनी का नाम है, सब्जेक्ट रोल ऑफ बोर्ड इन कंप्लायंस, रिस्पेक्टेड मेंबर ऑफ बोर्ड, एंड यहाँ से मैंने मेरा नॉर्मल आंसर शुरू कर दिया, यहाँ से मेरा नॉर्मल आंसर शुरू हुआ, यहाँ पे खत्म हो गया, एंड यहीं पे आप देख सकते हो आई एंडेड अप विद रिगार्ड्स एंड XYZ CS। याद रखना है कोई भी नेम मेंशन नहीं करना है, राइट, XYZ ABC कुछ भी, कोई भी नाम, एक्चुअल नाम यूज नहीं करना है, ठीक है। एंड आप ऐसा लिख सकते हो, सो बहुत सिंपल हो गया, लाइक यू राइट अ लेटर, वैसे ही आपको लिखना है, क्या लिखना है, टू जो भी अथॉरिटी का नाम है, सब्जेक्ट लिख लो, देन रिस्पेक्टेड डाल दो, आपका जो पूरा कंटेंट है वो लिख लो, एंड समराइज इट विद रिगार्ड्स एज XYZ, दैट्स इट। सिंपल फॉर्मेट है, कुछ मुश्किल नहीं है, कुछ नहीं है, बट इट विल प्रेजेंट योर आंसर बेटर। एंड उन्होंने नोट लिखने के लिए कही है, तो आपने नोट भी लिख के दे दी। नाउ द लास्ट थिंग इज न्यूमेरिकल। अभी पर्सनली स्पीकिंग मैं ओल्ड सिलेबस से आता हूँ एग्जीक्यूटिव के लिए, तो मेरे लिए टैक्स एंड FM जो था वो MCQ पैटर्न में था, तो उसमें रिटर्न आंसर्स कैसे लिखते हैं, फ्रैंकली स्पीकिंग आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट। तो आपके जो भी फैकल्टीज ने आपको प्रोवाइड किया, यू स्टिक विद दैट। न्यूमेरिकल्स अगर आपको किसी और सब्जेक्ट में आते हैं, तो आपको क्या स्ट्रैटेजी है जो यूज करनी चाहिए। तो सबसे पहले गिवन या फिर फैक्ट्स एंड एनालिसिस किसी भी हेड के अंदर आप डाल सकते हो, देन आपको उसका डायरेक्टली सॉल्यूशन से स्टार्ट करना है, अगर उसका कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला है तो फॉर्मूला लिखना है, उसका आंसर लिखना है, एंड यू हैव टू राइट अ कंक्लूजन, यू आर डन। इसका एग्जांपल भी मैंने नहीं दिया है, बट ये सही फॉर्मेट है, उसको कुछ अलग फॉर्मेट नहीं है, गिवन लिखना है, उसके फैक्ट्स एनालाइज करना है, सॉल्यूशन लिखना है, एंड कंक्लूजन लिखना है, राइट। सो इतना ही है इस सेशन में, ज़्यादा कुछ है नहीं था, बट अगर आप देखते हो तो इस सेशन का इंपॉर्टेंस मैक्सिमम है, क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं जो RTI कॉपीज के पीछे होते हैं कि भैया RTI कॉपीज दे दो, भैया RTI कॉपीज दे दो, बट आप ये RTI कॉपीज से जो एनालाइज करने वाले थे वो मैंने आपके लिए ऑलरेडी यहीं पे एनालाइज कर दिया। मैंने जब मैं प्रोफेशनल में था, जब मैं एग्जीक्यूटिव में था, जब मैंने RTI कॉपीज मांगी थी, तो ये सारी चीजें मैंने एनालाइज की थी, एंड इससे मेरा रिजल्ट इंप्रूव हुआ था। बट आप लोगों के लिए वो मेहनत मैंने कम कर दी, मैंने खुद सारी चीज़ें एनालाइज करके एक बहुत अच्छी तरीके से आपके लिए यहाँ पे प्रेजेंट कर दिए, ताकि आपका काम आसान हो जाए एंड आपका वक्त कम से कम वेस्ट हो, एंड इस सेशन का आउटपुट मैक्सिमम रहे, एंड यू आर एबल टू गेन समथिंग आउट ऑफ दिस सेशन, एंड आपके पेपर्स अच्छे लगे, एंड आपको बहुत सारे मार्क्स मिले, आप बहुत जल्दी पास हो जाओ, इसी अटेम्प्ट में पास हो जाओ, क्लियर हो जाओ, एंड यू बिकम अ CS और यू एंटर इनटू CS प्रोफेशनल, व्हाटएवर, एंड दैट इज ऑल आई विश, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, right? And the next session which is going to come is again a very important session जो आएगा what you have to do during your exams. Now ये session में 5 दिन पहले भी एग्जाम के निकालता हूँ तो भी चल जाएगा, क्योंकि उसी टाइम की बातें करने वाले हैं हम अगले सेशन में, बट उस टाइम आपको टाइम नहीं होगा, इसीलिए मैं आपके साथ ये चीज़ें यहीं पे शेयर करूँगा। जैसे अपने लिए 2 एग्जाम पीरियड जो है ना अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है, तो उसमें किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, बहुत बेसिक से लेके बहुत ऐसी चीज़ें जिनके बारे में हमने सोचा भी नहीं होगा, उन सारी चीज़ों को समराइज करके मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ताकि यू विल गेट अ बेनिफिट आउट ऑफ इट, एंड आपको वो एग्जाम के दिन जो है उनमें कम से कम स्ट्रेस रहे, यू आर रिलीव्ड एंड यू आर एबल टू सिक्योर योर मार्क्स इन योर एग्जाम, एंड आप पास हो जाओ, right? So I hope that this session helped you,
एंड अगर आपको लगता है इस सेशन ने आपकी हेल्प की है तो डू लाइक, डू शेयर एंड डू सब्सक्राइब एंड कमेंट्स ज़रूर करने हैं। एंड अगर कोई दिक्कत आती है तो मेरा इंस्टाग्राम डीएम इसी में है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो एंड आई विल मेक श्योर आई रिप्लाई टू यू। सो टिल देन, see you soon guys and all the best for your exam guys.